नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। दिनों की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देश भर में बढ़ा दीपावली का उत्साह, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली की पूर्व संध्या पर एक बार फिर देशवासियों से किया स्वदेशी उत्पाद खरीदने का आह्वान। कहा, भारतीय उत्पाद खरीदें और गर्व से कहें यह स्वदेशी है। दीपोत्सव पर लाखों दियों से जगमगाई रामनगरी अयोध्या, फिर से बना विश्व कीर्तिमान। सीएम योगी ने कहा, यह दीप 500 साल के अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिया और मोमबत्तियों पर फिजूल खर्ची वाले बयान पर भाजपा ने साधा निशाना। कहा, बयान हिंदू आस्था का अपमान। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तत्काल प्रभाव से लागू किया ग्रेप 2। रविवार को ही ग्रेप उप समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की बड़ी कामयाबी, चंद्रयान 2 ने पहली बार देखा चांद पर कोरोनल मास इंजेक्शन यानी सौर विस्फोटों की ऊर्जा का असर। और आइए सबसे पहले बात करते हैं बुलेटिन में बिहार को लेकर। बिहार की सियासत में इन दिनों जबरदस्त हलचल है। चुनावी रण में जहां एनडीए संगठित और तैयार नजर आ रहा है, वहीं महागठबंधन के भीतर मची खींचतान सियासी सुर्खियों में है। सीट बंटवारे से लेकर टिकट वितरण तक हर मोर्चे पर मतभेद खुलकर सामने है। दूसरे चरण के नामांकन की आखिरी तारीख सिर पर है, लेकिन महागठबंधन में अब भी एक राय नहीं बन पाई है। उल्टा घटक दल कई सीटों पर एक दूसरे से ही भिड़ने को तैयार हैं। आरजेडी में बगावत सड़कों तक पहुंच चुकी है। देखिए बिहार के सियासी रण की ये एक अलग तस्वीर। बिहार के सियासी हलकों में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या महागठबंधन टूट गया है? दूसरे चरण के नामांकन के लिए केवल एक दिन बाकी है और महागठबंधन के दल ना तो सीट शेयरिंग की घोषणा कर पाए हैं और ना ही ये तय कर पाए हैं कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। अब गठबंधन के दल कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे के खिलाफ बयानों के तीर भी छोड़े जा रहे हैं। आलम यह है कि मधेपुरा के आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी को आरजेडी और वीआईपी दो पार्टियों से टिकट मिल गया है और उन्होंने दोनों दलों के सिंबल पर अलग अलग सेटों में अपने पर्चे भी दाखिल कर दिए हैं। बात यही नहीं खत्म होती। आरजेडी में तो टिकट बंटवारे पर आपसी लड़ाई अब सड़क पर उतर आई है। लालू यादव के आवास के बाहर मधुबन विधानसभा से आरजेडी टिकट के दावेदार मदन शाह टिकट कटने पर अपना कुर्ता फाड़कर सड़क पर लौटते और फूट फूट कर रोते नजर आए। उन्होंने आरजेडी पर पैसे लेकर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगाए। जमीन जो है ना 2 बीघा बेचे है 4 लाख रुपए काठा में, वह जमीन जो है 2 करोड़ रुपए काठा है। बाप रे बाप। सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस्ती बन जाएगा लालू। एनडीए के दल महागठबंधन में मची सिर्फ उटव्वल पर हमलावर भी हैं और चुटकी भी ले रहे हैं। तेजस्वी यादव की दूरदर्शिता की वजह से केवल बिहार में गठबंधन एक बड़ी टूट के कगार पर नहीं पहुंचा है। झारखंड में आरजेडी की कोई औकात नहीं थी, लेकिन जेएमएम ने आरजेडी को सम्मानजनक हिस्सेदारी दी। जेएमएम को झारखंड के रिश्ते पर भी विचार करना चाहिए। झारखंड में आरजेडी को बाहर करना चाहिए। जहां तक बिहार का सवाल है, तो ये गठबंधन टूट गया है। महागठबंधन अब कोई चीज नहीं है। ये गठबंधन एनडीए के खिलाफ किसी को लड़ने की ताकत नहीं थी। लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, कांग्रेस ने अभी तक नहीं माना और वो एक तरह से बिखर चुका है। जो लोग इकट्ठे चल नहीं सकते, इकट्ठे सोच नहीं सकते, इकट्ठे चुनाव नहीं लड़ सकते, वो बिहार को क्या दिशा देंगे? जो दल आपसी सहमति तक नहीं बना पा रहे, ये बिहार जैसे बड़े राज्य के लिए स्थिर नेतृत्व
और विकास की दिशा कैसे तय करेंगे? जनता की समस्याओं पर बात करने की बजाय, समस्याओं का हल सामने रखने की बजाय ये पार्टियां टिकट और कुर्सी की खींचातान में उलझी हुई हैं। इतना अंतर्विरोधों से भरा हुआ गठबंधन, अंतर्विरोधों से भरी हुई पार्टी, अंतर्विरोधों से भरे हुए परिवार, उस कारण से ये कभी बिहार को सकारात्मक दिशा नहीं दे सकते। और मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, जो अपने कैंडिडेटों की लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं, ये चुनाव हारने के बाद कहेंगे कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी बिहार की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान करके महागठबंधन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। महागठबंधन में आपसी कलह के बीच आरजेडी ने इस खींचतान को लेकर कांग्रेस को नसीहत दी है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन के घटक दलों को राष्ट्रीय जनता दल की प्रमुखता को समझना चाहिए। सभी सहयोगी दलों को ये बात समझनी चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल तो सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ती है, झारखंड में कुछ सीटों पर लड़ती है। हम तो कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सीट मांगने नहीं जाते हैं कांग्रेस से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सियासी पिच पर मुकाबला इस बार भी 2 ध्रुवों के बीच, एक ओर एनडीए तो दूसरी ओर महागठबंधन। एनडीए ने सधे अंदाज में सीट बंटवारे की गुत्थी समय रहते सुलझा ली, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन के पाले में अब भी उलझने हैं, झगड़े हैं, निजी महत्वाकांक्षाएं हैं। इन सब के बीच बीजेपी सवाल पूछ रही है कि जो लोग इकट्ठा चुनाव नहीं लड़ सकते, वो बिहार को क्या दिशा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बीजेपी का जो सवाल है काफ़ी वाजिब कि जो लोग इकट्ठे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं वो कैसे बिहार की तस्वीर को बदलेंगे और कैसे अपने अलग अलग जो दावे हैं उनमें दम भरते हुए नजर आते हैं। वहीं इस बीच आपको बता दें, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने कहा है कि वो छपरा का सिस्टम बदलने के लिए राजनीति में उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छपरा का विकास ही प्राथमिकता होगी। खेसारी लाल यादव से खास बातचीत की डीडी न्यूज संवाददाता कुमार आलोक ने। हमारे साथ हैं भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी, जो छपरा विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सर, कैसे आपने सोचा कि चुनाव भी लड़ना चाहिए, गाने के बाद, संगीत के बाद हमको राजनीति के मैदान में उतरना चाहिए? देखिए, मैं सोचा तो कभी नहीं था, मुझे कभी राजनेता बनना भी नहीं था, बट मुझे नहीं पता कि भगवान मेरे से क्या चाहता है। लड़ने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ किसी से। जो लोग मेरे विपक्ष में लड़ रहे हैं उनका भी मैं सम्मान, उनका भी आशीर्वाद मुझे चाहिए। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। कहा जाता है जैसे फिल्मों से लोग राजनीति में आए, लोक गायक लोग राजनीति में आए, लेकिन बहुत लोग सक्सेस नहीं कर पाए। आप पर भी स्टारडम का प्रेशर रहेगा यहाँ पे? देखिए, स्टारडम अपनी जगह पे है और सेवा भाव अपनी जगह पे है। मैं छपरा की समस्या से लड़ने आया हूँ, छपरा की व्यवस्था से लड़ने आया हूँ, और मुझे सबसे पहले इस समस्या को दूर करना है, इस व्यवस्था को बेहतर बनाना है, चाहे वो स्कूल का हो या अस्पताल का हो। हम लोगों का सबसे बड़ा मिशन है कि हम पलायन को रोकें, जो जाने वाले हैं उनको रोक लें और जो गए हैं उनको बुला लें। तो ये थे खेसारी लाल यादव, जिनका कहना है कि व्यवस्था परिवर्तन करना है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। कैमरामैन तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज छपरा। और बिहार के बाद आइए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की भी, जहां एक बार फिर चुनावी जीत पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। डायमंड हार्बर से तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की रिकॉर्ड जीत अब विपक्ष के निशाने पर है। भाजपा ने इसे लोकतंत्र की जीत नहीं बल्कि चुनावी लूट का मॉडल बताया। भाजपा नेताओं का कहना है कि बंगाल में हिंसा और दहशत के सहारे सत्ता बचाने की कोशिश चल रही है। देखिए कैसे बंगाल की सियासत में जीत के जश्न के बीच अब उठ रहे हैं लोकतंत्र की पारदर्शिता पर बड़े सवाल। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की रिकॉर्ड जीत पर अब सियासी बवाल मच गया है।
भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस जीत को चुनावी लूट का नतीजा बताया है। मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि पूर्व पीठासीन अधिकारी स्वपन मंडल के खुलासे से ये बात साफ हो गई है कि चुनाव के दौरान सुनियोजित तरीके से विपक्षी मतदाताओं को मतदान से रोका गया। ईवीएम मशीनों में विपक्षी उम्मीदवारों के बटन पर काला टेप लगाया गया और मृत या अनुपस्थित मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डाले गए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया का विरोध क्यों कर रही हैं। अमित मालवीय का दावा है कि टीएमसी की बढ़त फर्जी वोटों के सहारे बनाई गई है और पारदर्शी जांच होने पर यह खुलासा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बहाली के लिए इस लूट मॉडल को खत्म करना जरूरी है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने भी स्वपन मंडल के खुलासे पर बात करते हुए ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साधा। साथ ही पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवासियों और प्रॉक्सी वोटिंग पर सवाल खड़े किए। बंगाल में किस प्रकार से ममता बनर्जी जी ने और तृणमूल कांग्रेस ने वोट की डकैती, वोट का लूट तंत्र मचा रखा है, यह कल एक इंटरव्यू से स्पष्ट हुआ। स्वपन मंडल जो कि बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, बीएलओ, उनका जो मंच है उसके वो जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है और बड़े स्पष्ट रूप से कहा है किस प्रकार ममता बनर्जी वोट की डकैती करती है बंगाल में। भाजपा नेताओं का कहना है कि बंगाल में जनता पर अत्याचारों से लेकर भाजपा सांसदों खगेन मुर्मू और राजू बिष्ट पर हाल ही में हुए हमले दर्शाते हैं कि ममता बनर्जी आगामी चुनाव हारने के डर से हिंसा का सहारा ले रही हैं और एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं। भाजपा नेताओं ने सवाल उठाया कि बंगाल में जब चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है, तब आम नागरिकों की सुरक्षा की क्या गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस की इन सरकार के अत्याचारी कारनामों के आगे झुकने वाली नहीं है। बंगाल की जनता का पूर्ण विश्वास हमारे साथ है और इन तरह की हिंसक वारदातों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसका प्रभावी और मुंह तोड़ जवाब आने वाले समय में चुनावों में बंगाल की जनता देगी। बंगाल में सब जगह हिंसा बढ़ रहा है। टीएमसी चुनाव जबरदस्ती डरा के जीतना चाह रही है। जितना एसआईआर होने की संभावना बढ़ रहा है उतना टेंशन, उतना उनकी भाषा बदल रही है, रवैया बदल रही है। यहाँ जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी अगर नहीं घूम सकते हैं, लोगों से नहीं मिल सकते हैं, तो चुनाव कैसे होगा? लोकतंत्र कहाँ है? ऐसे लोगों का सुरक्षा नहीं है तो आम जनता कैसे चुनाव में भागे? उधर दक्षिण 24 परगना में रविवार को आयोजित एक सभा के दौरान राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और नंदीग्राम से भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग उठी। राज्य में जिस प्रकार से हिंसा और अवैध घुसपैठ के मामले उठ रहे हैं, उसको लेकर भाजपा की ओर से एसआईआर और राष्ट्रपति शासन की मांग बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दीपावली के अवसर पर दियों से जगमग अयोध्या की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दीपावली के उत्सव के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान ने सियासी बम फोड़ दिया है। क्रिसमस और दीपावली की तुलना करते हुए उन्होंने दियों और मोमबत्तियों पर खर्च को फिजूल बताया और यहीं से विवाद शुरू हो गया। बीजेपी ने इसे हिंदू परंपराओं का अपमान बताते हुए तीखा हमला बोला और कहा कि अखिलेश का ये बयान न सिर्फ भारतीय संस्कृति पर प्रहार है, बल्कि उन कुम्हार परिवारों के पेट पर भी लात है जो दीप बनाकर रोटी रोजी कमाते हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। देश भर में दीपावली की धूम है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दीपावली पर अपने एक बयान को लेकर एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने क्रिसमस और दीपावली की तुलना करते हुए दियों और मोमबत्तियों पर होने वाले खर्च को फिजूल बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग, उन्हीं से सीख लो। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। अखिलेश यादव के इस बयान पर राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने उनके इस बयान को आड़े हाथों लेते हुए उसकी कड़ी निंदा की और अखिलेश यादव पर पूरे भारतीय परंपराओं और मान्यताओं का विरोधी होने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव जी का यह बयान बहुत ही निंदनीय और भर्त्सना योग्य है कि उनको दीपावली के इन दियों जलाने में समस्या नजर आ रही है और ये
उसी मानसिकता से प्रेरित है जो इंडी गठबंधन कहता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, या ये उसी विचार से प्रेरित है जो राहुल गांधी कहते हैं हिंदू धर्म की शक्ति है, मुझे उससे लड़ना है। ये दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का कोई उजाला उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर के खिलाफ खड़े थे, आज भगवान राम के होने वाले उत्सव के विरुद्ध भी खड़े। वहीं रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए उन पर सनातन आस्था को अपमानित करने का आरोप लगाया। इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने माननीय न्यायालय में कहा था कि श्री राम तो एक मिथक है, और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। याद रखना, इनके दोहरे चरित्र को हमें स्मरण रखना होगा। कैसे भारत की सनातन आस्था का ये लोग अपमानित करते रहे हैं और किस किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ये लोग करते रहे हैं। भाजपा नेता अमित मालवीय ने अखिलेश यादव के बयान की निंदा करते हुए एक्स पर लिखा कि यह बयान अखिलेश यादव के असली चेहरे को बेनकाब करता है। अमित मालवीय ने कहा कि पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि जब उनकी सरकार आएगी तब दीपावली पर दीपोत्सव बंद कर दिया जाएगा और उसकी जगह शहरों को बिजली से रोशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि इस बिजली वाले रोशनी के काम से किस कौम को ज्यादा फायदा होगा। चाइनीज एलईडी लगाने से न सिर्फ देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान को धक्का लगेगा, बल्कि हमारी परंपरा और संस्कृति पर भी आघात होगा। सबसे ज्यादा नुकसान तो प्रजापति समाज का होगा, वही लोग जो मिट्टी के बर्तन, गमले और त्योहारों के समय दीपक बनाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। अखिलेश यादव ने उनके पेट पर लात मारने जैसा काम किया है। अमित मालवीय ने पूछा कि क्या सिर्फ कुछ वोटों के लालच में अखिलेश यादव हिंदुओं की आस्था और कुम्हार समाज का इतना बड़ा अपमान करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश और ओबीसी समाज इस अपमान का जवाब जरूर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस तरह के बयानबाजी शायद अखिलेश के लिए कोई नई बात नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अयोध्या धाम की। भव्य, दिव्य, अलौकिक, यही है आज की अयोध्या की पहचान। श्री राम की नगरी में एक बार फिर इतिहास रचा गया। सरयू तट से लेकर राम मंदिर तक हर दिशा में केवल प्रकाश ही प्रकाश, हर घर में दीप, हर मन में उत्सव और हर दिल में जय श्री राम की गूंज। अयोध्या में दीपोत्सव चरम पर है। 26,17,215 दियों की रोशनी ने पूरी नगरी को स्वर्णिम आभा में रंग दिया। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और गौरव का अद्भुत संगम है। सरयू घाटों से उठती दीप लहरें, आकाश में चमकते आतिशबाजी के रंग और जन जन के चेहरे पर वही भक्ति, वही उल्लास जो राम के युग की झलक दिखा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अयोध्या अब केवल एक शहर नहीं, यह हमारी सनातन संस्कृति की आत्मा है। उन्होंने कहा कि ये दीपोत्सव 500 साल के अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। अयोध्या की यह रोशनी सिर्फ शहर को नहीं, बल्कि पूरे देश के दिलों को जगमगा रही है। भक्ति की ये लौ अब अमिट है, क्योंकि यह लौ राम में विश्वास की है, भारत की आत्मा की है। केवल दीप नहीं है, यह दीप 500 वर्षों के अंधकार पर आस्था के विजय के प्रतीक भी हैं। 500 वर्षों में किस प्रकार के अपमान को झेलना पड़ा था और किस प्रकार के संघर्षों से हमारे पूर्वज जूझे थे, ये दीप उसी के प्रतीक स्वरूप हैं। और तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तंबू में विराजमान थे, और अब जब दीपोत्सव का 9वां संस्करण हो रहा है, तब भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने भारत और दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को दीपावली का शुभ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दीपावली भारत का प्रमुख और लोकप्रिय त्योहार है,
जो प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक तो है ही, अधर्म पर धर्म की विजय का भी प्रतीक है। उन्होंने दीपावली को आनंद और उत्सव का पर्व बताया और कहा कि ये त्योहार आत्मचिंतन और आत्मसुधार का भी अवसर देता है। राष्ट्रपति ने इस पर्व के जरिए गरीबों की मदद करने का संदेश दिया और आशा व्यक्त की कि लोग पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस त्योहार पर खुशियां बांटेंगे। उन्होंने दीपावली से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने की कामना भी की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दीपावली के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि दीपावली बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का उत्सव है। उन्होंने कहा कि दीपावली वह समय है जब दान, करुणा और समावेशिता के मूल्य जो हमारी सभ्यतागत परंपराओं में गहराई से समाये हुए हैं और भी स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। जब हम जरूरतमंदों और वंचित वर्गों के प्रति अपना सहयोग और समर्थन साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली मनाते हुए हमें नकारात्मकता और अधर्म को त्याग कर सकारात्मकता और धर्म को न सिर्फ अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए बल्कि राष्ट्र की समग्र प्रगति के लिए भी अपनाना चाहिए। सीपी राधाकृष्णन ने उम्मीद जताते हुए कहा कि जिस प्रकार इस त्योहार पर हर घर में सामूहिक रूप से जलाए गए दिए रात के आसमान को रोशन करते हैं, उसी प्रकार हमारी लगन और प्रतिबद्धता भारत के सामूहिक विकास में सहायक हो। उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहा कि वह सभी पर शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद बरसाएं। दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को खरीदने की अपील की है। पीएम ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा, आइए इस त्योहारी सीजन में 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत, रचनात्मक और नवाचार का जश्न मनाएं। आइए भारतीय उत्पादों को खरीदें और गर्व से कहें कि यह स्वदेशी है। आपने जो खरीदा है उसे सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। इस तरह आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक्स पर माइगॉव इंडिया की एक वीडियो को भी शेयर किया है। इस वीडियो संदेश में देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने को कहा गया है। इसके साथ लोगों से वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बढ़ावा देने का आग्रह किया गया है। वरुण धवन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, रूपाली गांगुली जी, सुनील ग्रोवर सर, शंकर महादेवन। बर्फी फ्रेश है। बर्फी नहीं, सेल्फी आपके साथ। सेल्फी मेरे साथ? मेरे साथ क्यों? आप अपने गिफ्ट से सबकी दिवाली हर साल स्पेशल बनाती हैं। जैसे आपकी मिठाई खा के हम लोग दिवाली में स्पीचलेस होते हैं। हर सेलिब्रेशन का लुक तो आपकी जूतियों से ही कंप्लीट होता है। आपकी साड़ियों से रोज हमारी पहचान बनती है, उसका क्या? रौनक तो आप बढ़ाती हैं हर घर की, हर दिवाली में। आप लोगों का ध्यान किधर है? दिवाली का असली हीरो इधर है। Hey guys, I'm at Kavi's Men's Collection, पुरानी दिल्ली। हर लुक को मैच करने वाले वैरायटी शूज, मंदोर बाजार, जोधपुर। दिवाली लाइट्स का असली स्टार, क्वीन लाइट हाउस, राजपुर रोड, देहरादून। त्योहारों में साड़ियों के लिए शुदू विद्या साड़ी कलेक्शन, टॉलीगंज, कोलकाता। दिवाली का त्योहार पूरे देश में नई खरीदारी का शुभ मुहूर्त लेकर आता है। तो इस बार जब आप दिवाली की खरीदारी करें तब स्वदेशी का संकल्प अवश्य याद रखें। सिर्फ कपड़े, दिए, लाइट्स और मिठाई ही नहीं, आप जो भी सामान ले मेड इन इंडिया को याद रखें। कार और मोटरसाइकिल अपने देश में ही बने हों। टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन हमारे देश के नौजवानों ने बनाए हों। स्मार्टफोन, लैपटॉप, ईयर प्लग्स सब अपने देश के बेटे बेटियों के पसीने से बने हों। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। वोकल फॉर लोकल।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने देश दुनिया में दीपावली मना रहे लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने एक हैंडल पर लिखा, यूएई और दुनिया भर में दीपावली मना रहे सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। रोशनी का यह त्यौहार आपके और आपके प्रियजनों के लिए शांति, सुरक्षा और समृद्धि लाए। हैप्पी दिवाली। इसके साथ ही ईरान ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। ईरानी दूतावास ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम दीपावली के पावन अवसर पर भारत की जनता और सरकार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। ये प्रकाश पर्व भारतवासियों के लिए शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आए तथा दोनों देशों के बीच मैत्री के बंधन को और मजबूत करे। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं अब छत्तीसगढ़ की, जहां के मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले में नक्सल प्रभावित लोगों ने आईटीबीपी के जवानों के साथ अपनी पहली दीपावली मनाई। मिठाइयां बांटी गईं और माहौल में एकता और आशा की चमक फैल गई। इस अनोखे जश्न ने हर चेहरे पर मुस्कान और दिलों में भरोसे की नई रोशनी जगा दी। वहीं राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो सीधे तौर पर जो रौनक है पर्व की वो साफ तौर पर बाजारों में देखने को मिल रही है, जहां भारतीय सामान का बोलबाला दिख रहा है। स्वदेशी लाइट से जगमग बाजार नजर आ रहे हैं। लोग भी बड़ी संख्या में इन बाजारों में भारतीय उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं। डीडी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा ने चांदनी चौक बाजार में दुकानदारों और ग्राहकों से बातचीत की। आइए देखते हैं। दिवाली की शॉपिंग हो और आप राजधानी में खास तौर पर अगर लाइटों को लेना चाहते हैं तो चांदनी चौक से बेहतर जगह नहीं। और अगर चांदनी चौक आते हैं तो भागीरथ पैलेस, यानी ये वो जगह है जहां जगमग लाइटों से आपका घर और आंगन जगमगाने लग जाएगा। इसी पर बातचीत करने के लिए क्या कुछ नई लाइटें आई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरीके से जीएसटी 2.0 की शुरुआत की है उसमें क्या कुछ फायदा है, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दुकानदार मौजूद है। क्या कुछ नई लाइटें आप इस बार लेकर आए हैं जो कि इंडियन है, चाइनीज को हटाकर? सर मेरे पास तो टोटल इंडियन ही है, चाइनीज कोई भी लड़ी नहीं मिलेगी आपको मेरे पास में। जैसे ये है इंडियन है, सारा टोटल माल इंडियन है। चाइनीज हम लोग ना ले रहे हैं और ना बेच रहे हैं केवल। चाइनीज लाइटों को लेकर के एक पहले जो क्रेज देखा जाता था, आजकल वो बहुत कम हुआ है, लोग इंडियंस की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। कस्टमर्स की क्या कुछ रिव्यू आपको मिलते हैं? ऐसा है, चाइनीज लड़ियाँ कभी भी जो एक बार खराब होती ठीक नहीं होती थी। इंडियन लड़ी क्या है जो खराब होने के बाद भी ठीक हो जाती है, इसलिए लोग इंडियन की तरफ ही रुझान ज्यादा कर रहे हैं। देखो जीएसटी कम हुआ है तो उससे खरीदारी भी अच्छी हो रही है और हम लोगों की सेल भी बहुत अच्छी हो रही है। हम तो ये कहेंगे अगर जीएसटी और कम हो जाए तो और बेस्ट है। देसी है, हम तो देसी से जुड़े हुए हैं तो देसी ही लेंगे, चाइनीज तो हम लेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। वैराइटीज बहुत ज्यादा है। अच्छा, चाइनीज लाइटें भी लेंगे या फिर इंडियन लाइट? इंडियन को प्रेफर ज्यादा करें। जिस तरीके से जो क्राउड है वो आपको यहाँ नजर आ जाएगा और ये खास दुकानें हैं जहाँ पर आप आएंगे तो भारतीय प्रोडक्ट को यानी स्वदेशी आइटम का प्रमोशन इन जगह पर आपको हर तरफ मिल जाएगा। लोग जो हैं वो स्वदेशी आइटम को खरीदने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस बार क्या कुछ लेकर जा रहे हैं आप घर पर? मैंने सिर्फ बम लिए थे, मैंने छोटे छोटे से अपने भाइयों के लिए। लड़ियों की दुकानों पर आए हैं तो भारतीय सामानों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं या विदेशी आइटम? जी हम भारतीय सामान ही वही प्रेफर कर रहे हैं, चाइनीज लड़ियाँ ले नहीं रहे। मेक इन इंडिया लड़ियाँ और पटाखे सब मेक इन इंडिया। हाँ, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, यस। तो राजधानी में साफ तौर पर लोगों की जो भरमार है वो लगातार निकलकर सामने आ रही है और इसी की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, डीडी न्यूज। तो न सिर्फ रंग बिरंगी लाइटें बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाने की अपील के बाद लोग मिट्टी से बने दियों की जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। स्वदेशी अपनाकर लोग जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वोकल फॉर लोकल भी आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला की रिपोर्ट। दिवाली का त्योहार है, हर तरफ जगमग बाजार है, साथ ही स्वदेशी की भरमार है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। लोग दिल्ली की सड़कों पर खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं। लोग स्वदेशी को यहां प्रमुखता दे रहे हैं। अब से कई सालों पहले आपने देखा होगा कि लोग खरीदारी करते थे, अपने घरों को जगमग करते थे। किससे करते थे? वो चाइनीज लाइटों से। लेकिन इस बार आप देखिए लोग जमकर दियों की खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि दिए से ही दिवाली है और जब दिवाली है तो फिर खरीदारी भी जम के होगी। बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? नितिन वर्मा।
वर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं, लगातार वो कई सालों से ये अपील करते भी आए हैं कि आप स्वदेशी अपनाइए, अपने देश को मजबूत बनाइए। सर, असली दिवाली तो इन्हीं दियों से है, चाइनीज बमों से या चाइनीज दियों से थोड़ी होती है असली दिवाली। एक बार दिखा दीजिए हमारे कैमरे पर और दिखा दीजिए कि ये देखिए, ये स्वदेशी की भरमार है और हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। और आप देखिए, एक बार पैन करके मैं अपने कैमरा सहयोगी पीयूष से कहूंगा कि आपको एक बार वो पैन करके वो पूरी तस्वीरें दिखाइए। और आप देखिए, दिल्ली का ये सदर बाजार, जामा मस्जिद, चांदनी चौक का इलाका हर तरफ इसी तरीके से गुलजार नजर आ रहा है। और चाहे दियों की बात हो, चाहे दूसरी चीजों की बात हो, हर तरफ स्वदेशी उत्पाद धूम मचाए हुए हैं। तो ऐसे में हम भी आपसे अपील करेंगे कि आप जब बाजारों में खरीदारी करने के लिए निकले तो आप स्वदेशी उत्पादों को प्रमुखता दें। दिल्ली से कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। दीपावली से पहले हुए जीएसटी सुधारों का असर अब इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर भी दिखने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर जीएसटी घटने के बाद दिल्ली की लाला लाजपत राय मार्केट में जमकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी लोग कर रहे हैं। आइए देखते हैं डीडी न्यूज संवाददाता मोहित शुक्ला की रिपोर्ट। दिवाली से पहले जीएसटी सुधारों का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। और मेरी मौजूदगी इस समय लाला लाजपत राय मार्केट में है, जो कि लाल किले के ठीक सामने इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी मार्केट है। और आप देखिए, यहाँ पर जमकर खरीदारी हो रही है। मसलन मैं अपने कैमरा सहयोगी पीयूष से कहूंगा कि एक बार वो आपको तस्वीरें दिखाएं। और तस्वीरों में आप देखिए, लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए जमकर उमड़ रहे हैं। एलसीडी टीवी की जमकर खरीदारी हो रही है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे आइटम की भी यहाँ पर जम के बिकवाली हो रही है। और आप देखिए, मेरी मौजूदगी जिस दुकान पर है, वहां पर भी इस समय जीएसटी सुधारों का असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मलकान हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। मुझे एक बात बताइए, जीएसटी के जो स्लैब है उसमें कमी आई है, 28% से अब 18% पर आ गया है। मसलन हम कहें कि 50,000 वाली टीवी लगभग 40, 42, 45 तक की मिल रही है। क्या ग्राहक बड़े हैं? खरीदारी कैसी हो रही है? बढ़िया चल रही है सर। बढ़िया चल रही है। हाँ जी। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लोग दिवाली के आसपास यहाँ पर खरीदारी कैसी हो रही है? आम दिनों से बेहतर है, कम है, ज्यादा है, कैसी है? जैसी पहले चल रही थी उससे 1-2% ऊपर मान लो आप। 1-2% ऊपर मान लो। जीएसटी के जो रेट है उसमें कटौती हुई है, क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए, क्या मैसेज है? बढ़िया चल रहा है, ये अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज है। हाँ, और ऐसी मैनेज करते रहे, अच्छा चलता रहेगा। धंधा अच्छा चलता रहे, सारा कुछ ही सही चलेगा। बिजनेस सही चलता तो अपना गवर्नमेंट भी सही चलती है। तो साफ तौर पर आप देखिए कि दिल्ली की सबसे पुरानी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जहां पर टीवी की खरीदारी, बिकवाली सब कुछ बड़े लेवल पर होती है, इस मार्केट में दिवाली से पहले जबरदस्त सेल हो रही है। और यही वजह है कि जीएसटी सुधारों का असर जिस तरीके से धरातल पर दिख रहा है, वो अब ये बानगी बयां कर रहा है कि जिस तरीके से जीएसटी सुधार हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी कदम है। लाला लाजपत राय मार्केट से कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। दीपावली के आगमन के साथ ही देश के बाजारों में रौनक लौट आई है और खरीदारों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस त्योहारी माहौल में कपड़ा व्यापारियों की उम्मीदों को भी पंख लग गए हैं, जिसकी बड़ी वजह है जीएसटी बचत उत्सव। जीएसटी की नई दरों के लागू होने से व्यापारियों को न सिर्फ अपने कारोबार में बड़े उछाल की उम्मीद है, बल्कि वे इसे ग्राहकों के लिए भी एक बड़ा तोहफा मान रहे हैं। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले करोल बाग के कपड़ा बाजार में इस उत्सव को लेकर क्या तैयारियां हैं और व्यापारी कितने उत्साहित हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा ने। दिवाली यानी खुशियों का त्योहार, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बचत यानी जीएसटी 2.0 लॉन्च किया, जिसके बाद जो बचत है वो लोगों के खाते में जा रही है। न केवल लोगों के, बल्कि ग्राहक जो यहाँ कस्टमर पहुंचते हैं उनके खाते में तो ये बचत पहुंचती है, लेकिन साथ ही साथ जो शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, उन तक ये लाभ कितना पहुंचता है, इसी को जानने के लिए करोल बाग में आप पहुंचा हूं। शोभित हमारे साथ मौजूद हैं, ओनर हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे और कैसे देख रहे हैं पिछले बार के मुकाबले इस बार ग्राहकों की उम्मीद जो आपके पास आ रही है वो कितनी आ रही है? जैसे जैसे जीएसटी का स्लैब कम किया है फिनेंस मिनिस्टर ने, उसके अकॉर्डिंग लोगों की परचेजिंग पावर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे कि लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हुई है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, जिससे कि वो मार्केट में आके अच्छे से शॉपिंग कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनकी रीच के अंदर आ गई है, उनके डोमेन के अंदर आ गई है। तो जीएसटी अपने इंडिया के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। इससे लोगों की परचेजिंग पावर तो बढ़ ही रही है, लोग रेगुलर आईटीआर भी फाइल करेंगे, जिससे देश का जो पैसा है देश के अंदर ही रहेगा, वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट नहीं होगा, वाइट की तरह मनी फ्लो होगा पूरे इंडिया के अंदर। दिवाली तो बहुत अच्छी जा रही है, मतलब थोड़ा सा काम हमारा और बढ़े तो और अच्छी बात है।
कि हमारे को कस्टमरों की ज़रूरत है, हमारे अगर दुकान चलेगी जभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। दिवाली को लेकर के जो धूम है वो नज़र आ रही है और इसी को लेकर के जो दुकानदार हैं वो भी बड़ी ही सजगता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कस्टमर्स जो हैं वो भी इन्हीं चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी जो है बचत इस बार उनके खातों तक या उनके घरों तक पहुँच रही है, वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, डीडी न्यूज़। जीएसटी दरों में सुधार का असर पुणे में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ सहकारी संस्था की ओर से संचालित ग्राहक पेंट संगठन को जीएसटी सुधारों की वजह से ग्राहकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। ग्राहक पेंट के निदेशक ने बताया कि जीएसटी दरों में कटौती के बाद दैनिक उपयोग की 375 वस्तुएं सस्ती हो गई हैं, जिससे ग्राहकों में भारी उत्साह है। उन्होंने बताया कि ग्राहक पेंट दिवाली के मौके पर ग्राहकों के लिए किराना सामग्री का किट बनाता है, जिसकी कीमत जीएसटी सुधारों के बाद 9.5 से घटकर 750 रुपये की हो गई है। ग्राहक पेट के निदेशक ने कहा कि वे अपने व्यावसायिक परिसर में स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के रूप में डिब्बे बनाकर ग्राहकों के बीच जागरूकता पैदा कर रहे हैं। दिवाली के पहले जो स्लैब कम करिए 5 और 18 में, इसमें मेरे ख्याल से 300 तो 400 ऐसे वस्तु है कि दिवाली के लिए हमेशा लगती है, उनका रेट बहुत कम हुआ है। इसलिए इसका फायदा जरूर कॉमन कस्टमर के लिए हो रहा है और इसका असर बाजार में हमें देख रहा है। हम ग्राहक पेट हर दिवाली में दिवाली सरंजाम योजना किट करते हैं, जिसमें दिवाली में रवा, मैदा, आटा, साबुन, दिवाली में जो जो वस्तुएं आवश्यक होती है इसका एक किट करते हैं, एक बैग करते हैं। मुझे कहने के लिए बहुत खुशी होती है कि पिछले साल उस किट की कीमत 900 रुपये थी, इस बार इस किट की कीमत 750 रुपये होगी। इसका कारण यह है, एक तो जीएसटी कम हुआ और बाजार में भी उपलब्धता हुई, इसलिए रेट भी कम हुए। और दीपावली और छठ त्योहार को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए हैं। इसी का जायजा लेने के लिए आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से सीधे बातचीत कर व्यवस्थाओं पर उनका फीडबैक लिया। रेल मंत्री ने बताया कि त्योहारी भीड़ को देखते हुए देश भर में रिकॉर्ड 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे के 12 लाख कर्मचारी यात्रियों की यात्रा को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पूरे देश भर में पैसेंजर्स का जो सर्ज आता है, बहुत पैसेंजर्स एक साथ अपने अपने नेटिव प्लेसेस पे जाना चाहते हैं या फिर कहीं पे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है इस बार। और ये आनंद विहार टर्मिनल है, यहाँ पर अभी कई पैसेंजर्स से बातचीत की और पैसेंजर्स ने जो व्यवस्था है उसको अप्रिशिएट किया है। पैसेंजर गाड़ियाँ भी बहुत एक्स्ट्रा चलाई है, 12,000 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा चलाई है इस बार, जिसका एक लाभ सबको बेनिफिट भी मिल रहा है। पूरे देश भर में जो बहुत बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पे एक साथ सडन पैसेंजर्स का सर्ज आता है, चाहे वो साउथ में हो, वेस्ट में हो, सब जगह बहुत बड़ी मात्रा में व्यवस्था की गई है। और आइए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप के चरण 2 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। रविवार को ही ग्रैप उप समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया, क्योंकि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार रविवार सुबह से AQI में लगातार वृद्धि दर्ज की गई, जो शाम 4 बजे 296 और शाम 7 बजे 302 रही। मौसम विभाग और IIM के पूर्वानुमानों में आने वाले दिनों में प्रदूषण स्तर के और बढ़ने की आशंका जताई गई है। चरण 2 के तहत धूल नियंत्रण, निर्माण गतिविधियों पर रोक और वाहन उत्सर्जन में कमी लाने जैसे कदम सख्ती से लागू किए जाएंगे। और वहीं मौसम विभाग ने केरल, माहे और लक्षद्वीप में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में आज तेज बारिश की संभावना जताई गई है। केरल, कर्नाटक के तट और आसपास के समुद्री क्षेत्रों, जिनमें लक्षद्वीप और कोमरिन क्षेत्र शामिल है, इन क्षेत्रों में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। आपको बता दें कि केरल में शनिवार देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने इडुक्की जिले को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। केरल के 6 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर
एरिया बना है। मछुआरों को फिलहाल समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक और महाराष्ट्र को एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के तहत 1950.80 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जारी करने की मंजूरी दी है। 1950.80 करोड़ रुपए की कुल राशि में से कर्नाटक के लिए 384.40 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र के लिए 1566.40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्यों में तेजी ला रही है। यह राशि मानसून के दौरान भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने के लिए जारी की गई है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत 27 राज्यों को 13,603.20 करोड़ रुपए और एनडीआरएफ के तहत 15 राज्यों को 2,189.28 करोड़ रुपए की सहायता दी है। केंद्रीय मंत्री यहां पर अमित शाह ने केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक और महाराष्ट्र को एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किश्त दिए जाने पर खुशी व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार आपदा और उसके बाद की स्थिति में लोगों के साथ खड़ी है। आज कर्नाटक और महाराष्ट्र को एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किश्त के रूप में 1950.80 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जारी करने को मंजूरी दे दी गई। इस राशि का उपयोग इस वर्ष भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इस वर्ष केंद्र ने एसडीआरएफ के तहत 27 राज्यों को 13,603.20 करोड़ रुपए और एनडीआरएफ के तहत 15 राज्यों को 2,189.28 करोड़ रुपए जारी किए हैं। खबर कर्नाटक से, जहां उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को चित्तौड़ में रूट मार्च की अनुमति के लिए नया आवेदन दाखिल करने को कहा है। यह निर्देश अशोक पाटिल की याचिका पर आया, जिसमें 19 अक्टूबर को मार्च की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी। अब याचिकाकर्ता 2 नवंबर को रूट मार्च निकालना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता नया आवेदन उपायुक्त को दें और उसकी कॉपी तहसीलदार और पुलिस को भी भेजें। अधिकारी इस पर विचार कर 24 अक्टूबर तक रिपोर्ट कोर्ट को पेश करेंगे। भाजपा सांसद डॉक्टर सीएन मंजुनाथ ने इसे लेकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि देशभक्त संगठनों पर प्रतिबंध की बातें परेशान करने वाली हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मध्य प्रदेश के रतलाम में छापेमारी करके अवैध रूप से अल्प्रोजोलम बनाने वाली एक अवैध लैब का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में करीब 13 किलो 762 ग्राम अल्प्राजोलम बरामद किया गया, जिसकी कीमत अवैध बाजार में 3 करोड़ 44 लाख आंकी गई है। एनसीबी ने इस दौरान बड़ी मात्रा में रासायनिक पदार्थ और प्रयोगशाला के कई उपकरण भी बरामद किए। इस कार्रवाई में एनसीबी ने एक बीटेक स्नातक और एक बी फार्मा स्नातक को भी गिरफ्तार किया है। दीपावली से पहले चंद्रयान 2 ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। चंद्रयान 2 ने पता लगाया है कि सूर्य के कोरोनल मास इंजेक्शन यानी सौर विस्फोटों की ऊर्जा का चंद्रमा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अंतरिक्ष की दुनिया में इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इसरो की इस कामयाबी पर आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अंतरिक्ष में इसरो का डंका। चांद पर होता है सूरज के विस्फोट का असर। पहली बार चंद्रयान 2 ने प्रस्तुत किए प्रमाण। देश हर्षोल्लास के साथ दिवाली की खुशियों में डूबा है। इस बीच अंतरिक्ष से एक ऐसी सुखद खबर आई है जिसने दीपोत्सव की खुशियों को कई गुना बढ़ा दिया है। दरअसल चंद्रयान 2 मिशन ने पहली बार दुनिया के सामने ये तथ्य प्रस्तुत किया है कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा चंद्रमा के वायुमंडल को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर लगे चंद्रा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 ने यह रिकॉर्ड किया है कि सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन यानी सौर विस्फोटों की ऊर्जा चंद्रमा के बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर पर असर डालती है। आइए आपको बताते हैं कि कोरोनल मास इजेक्शन आखिर होता क्या है और इसका चांद की सतह पर क्या असर होता है। सूर्य की सतह पर हर समय हजारों लाखों विस्फोट होते रहते हैं। इसकी वजह से भयानक तूफान उठता है और अंतरिक्ष में बहुत सा चार्ज प्लाज्मा फैल जाता है। इसे ही कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं।
चंद्रयान के डेटा से पता चला है कि कोरोनल मास इजेक्शन के चंद्रमा से टकराने के बाद यहाँ के पतले वायुमंडल यानी कि एक्सोस्फीयर पर 1000 गुना दबाव बढ़ गया। दरअसल चांद पर किसी तरह का वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र नहीं होने से यह दबाव दर्ज किया गया। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 ने 10 मई 2024 को इस प्रभाव को ऑब्जर्व किया, जब सूर्य पर दुर्लभ सौर घटनाएं घटी और कई सौर विस्फोट चंद्रमा से टकराए। इसरो ने कहा है कि इस जानकारी से चंद्रमा के एक्सोस्फीयर पर अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। इसरो और चंद्रयान 2 की इस सफलता से अंतरिक्ष की दुनिया को और बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिक पहले से जानते थे कि कोरोनल मास इजेक्शन का चांद पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि चंद्रयान 2 की इस उपलब्धि ने वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रमाण में बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो भारत लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है और इसी कड़ी में आपको बता दें, भारत ने चिकित्सा क्षेत्र में भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश ने अपनी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन विकसित की है, जो ऐसे श्वसन संक्रमणों के इलाज में प्रभावी है जिन पर आम एंटीबायोटिक दवाएं असर नहीं करती। ये दवाई खासतौर से कैंसर और मधुमेह से पीड़ित मरीजों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कमज़ोर होती है। इस एंटीबायोटिक को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और निजी फार्मा कंपनी वॉकहार्ट के सहयोग से तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस सफलता की सराहना करते हुए कहा कि भारत को अनुसंधान और नवाचार में वैश्विक मान्यता प्राप्त करने के लिए एक आत्मनिर्भर नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना चाहिए। साथ ही स्वदेशी एंटीबायोटिक को दवा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। एलिस्टा में बौद्ध पवित्र अवशेषों को भावुक माहौल में विदाई दी गई। भारत की तरफ से बौद्ध पवित्र अवशेषों को कलमिकिया भेजने के लिए हेड लामा ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया और एक प्रशंसा पत्र जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को प्रस्तुत किया। कलमिकिया के गवर्नर ने पवित्र धरोहर को साझा करने के लिए सभी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी भारतीयों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मनोज सिन्हा ने कहा कि बुद्ध की शिक्षाओं से चुनौतियों से लड़ने में मदद मिलती है और विकास के पथ पर बढ़ने का मनोबल भी मिलता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दीपावली से पहले सेंट्रल सेक्टर में फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पिथौरागढ़ और आसपास हाई एल्टीट्यूड एरिया में सेना की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भारतीय सेना के साहस, शौर्य और प्रोफेशनलिज्म की प्रशंसा की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने और हर तरीके से देश सेवा के लिए हर पल तैयार है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित प्रसिद्ध लूव्र म्यूजियम में बड़ी चोरी की घटना हुई है। चोरी की घटना के बाद लूव्र म्यूजियम को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। फ्रांस की संस्कृति मंत्री राशिदा दाती ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि संग्रहालय में हुई इस चोरी की जांच चल रही है। चोरों ने सुरक्षा प्रणाली को चकमा देकर संग्रहालय की प्रसिद्ध गैलरी से कीमती आभूषण चुरा लिए। आधिकारिक तौर पर म्यूजी डी लूव्रा के नाम से जाना जाने वाले इस संग्रहालय में लगभग 5 लाख कलाकृतियां हैं, जिसमें इतिहास की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग भी शामिल हैं। इनमें लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा, द वेडिंग फीस्ट एट काना एंड और द वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एनी जैसी अमूल्य कृतियां प्रमुख हैं। अमेरिका ने ड्रग्स की बड़ी खेप नष्ट करने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि कैरिबियन सागर में नशीले पदार्थ ले जाने वाली पनडुब्बी को अमेरिकी सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार सबमरीन में 4 तस्कर भी मौजूद थे, जिनमें से 2 मारे गए जबकि 2 को पकड़ लिया गया। पकड़े गए दोनों तस्कर इक्वाडोर और कोलंबिया के थे, जिन्हें उनके देश भेजा जा रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि सबमरीन में मौजूद नशीले पदार्थ यदि अमेरिका पहुंच जाते तो 25,000 अमेरिकी नागरिकों की जान जा सकती थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका में किसी भी रास्ते से ड्रग्स तस्करी नहीं होने दी जाएगी। और खबर खेल जगत से आपको बता दें, महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम को इंग्लैंड ने 4 रन से हरा दिया।
इस जीत के साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 289 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड की तरफ से हीथा नाइट ने 109 रन की पारी खेली। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय महिला टीम के लिए ओपनर स्मृति मंधाना ने 88 जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 70 रन की पारी खेली। दीप्ति शर्मा ने भी 50 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होने के बाद जीत की उम्मीदें कम होती गईं। 262 के स्कोर पर दीप्ति का विकेट गिरने के बाद अमनजोत कौर और स्नेहा राणा ने पूरी कोशिश की, लेकिन टीम निर्धारित 50 ओवर में 284 रन ही बना सकी। विश्व कप में यह भारतीय टीम की लगातार तीसरी हार है। अब तक इंग्लैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें भी सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं। और वहीं पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन में देश को कांस्य पदक दिलाने वाले भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले का मानना है कि देश में जिस तरह से खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं, उसी का नतीजा है कि निशानेबाजी में न केवल नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, बल्कि विश्व स्तर पर कामयाबी की नई कहानी भी लिखी जा रही है। स्वप्निल से इन तमाम मुद्दों और उनके आगे की योजना पर खास बात की डीडी न्यूज संवाददाता गौरव कुमार ने। स्वप्निल कुसाले वो नाम है जिन्होंने निशानेबाजी से पेरिस ओलंपिक में देश को गौरवान्वित किया था, लेकिन इन दिनों वो क्या कुछ कर रहे हैं सीधे उन्हीं से जानते हैं। स्वप्निल, पेरिस ओलंपिक की एक अच्छी याद रही है आपके साथ ब्रॉन्ज मेडल के तौर पे, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। अब एशियन गेम्स और उसके बाद LA ओलंपिक। इस साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी है एंड अभी जो कैंप था हमारा तो आई थिंक 18 को ख़त्म होने वाला है, बट वर्किंग ऑन द प्रोसेस एंड जैसे जो चीज़ें पिछले टाइम कमियां रह गई थी तो उसके ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। जो पिछला परफॉर्मेंस होता है वो कहीं ना कहीं एक आपको बूस्टअप तो करता ही है, लेकिन जब आप उसी सेम कॉम्पिटिशन में जब उतरने की कोशिश करते हैं या उससे पहले जो क्वालिफायर्स खेलते हैं, तो क्या मन में दिमाग में उससे बेहतर करने का कुछ रहता है या रहता है मन में कि क्या हम इसको मार्क को आगे हासिल कर सकते हैं? पिछला वाला मेडल तो चला गया, उसके ऊपर ध्यान देके कोई मतलब नहीं है एंड वो हमें ऐसा है कि जो प्रेजेंट में है उस पर ज़्यादा फोकस होना पड़ता है एंड आई थिंक जो चीज़ें अभी हाथ में है तो उसके ऊपर वर्क करके हम जो मैच कंपटीशन होता है उसको अच्छे से प्ले करते हैं। अभी कैसे देख रहे हैं देश में शूटिंग के खेल को? काफ़ी बढ़िया रहा। इवन जूनियर कॉम्पिटिशन्स था वर्ल्ड कप का, इवन एशियन चैम्पियनशिप था, तो उसमें काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन रहा शूटिंग टीम का एंड ये सब कुछ फेडरेशन का सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट एंड बाकी एथलीट की मेहनत की वजह से सब कुछ है। तो आई थिंक इट्स रियली गुड थिंग दैट इंडिया काफ़ी आगे बढ़ रहा है शूटिंग में। LA ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना भी एक बड़ी चुनौती रहेगी, तो उसको किस तरह से आप अभी से टारगेट लेकर क्या कुछ चल रहे हैं? मेरा गोल जो है उसके लिए काफ़ी सेट करके रखा है कि कब क्या कैसे कॉम्पिटिशन्स कहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है एंड ऑब्वियसली LA तो इम्पोर्टेंट है ही, बट जो प्रेजेंट है कॉम्पिटिशन उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करके उसको हासिल करना ये मेरा लक्ष्य है। ज़ाहिर तौर पर स्वप्निल कुसाले जो है वो अपने अभी वर्तमान में अपने आप को एक नए सिरे से तैयार कर रहे हैं। पिछला उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है उसको एक तरफ रख करके आगे की जो तैयारी है उसको वर्तमान पे सामने रख कर आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन राजेश रेड्डी के साथ गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, इजराइल ने रविवार को गाजा पर कई अटैक किए। इजराइल ने कहा कि ये अटैक उसकी सेना पर हुए हमले के जवाब में किए गए हैं, जिसमें उसके 2 सैनिक मारे गए थे। उसने कहा कि जवाबी कार्रवाई में सहायता सामग्री भी रोकी जा रही है। गाजा के निवासियों ने कहा कि इस हमले में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। गौरतलब है कि अमेरिका की मध्यस्थता में इसी महीने इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की घोषणा हुई थी। और खासतौर से आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रूस से भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेष लेकर अब वापस भारत पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, ये अवशेष मूल रूप से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए थे। यहाँ से इन्हें भारतीय वायुसेना के एक विशेष विमान से रूस ले जाया गया और 11 अक्टूबर को इन्हें कलमिकिया गणराज्य की राजधानी एलिस्टा पहुँचाया गया था। इसे अस्थायी रूप से एलिस्टा के मुख्य बौद्ध मठ में रखा गया था। इस मठ को गेरेन शिरपा चोई कॉलिंग मठ के नाम से जाना जाता है। इसे शाक्यमुनि बुद्ध का स्वर्ण निवास भी कहा जाता है। भी आपके सम्मुख ही कलमिकिया की राजधानी एलिस्टा से
भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लेकर के हम लोग आए हैं। ये सच है कि यात्रा बड़ी संक्षिप्त थी, लेकिन जिस तरह की आस्था, जिस तरह की श्रद्धा भगवान बुद्ध और उनके अवशेष में, उनकी शिक्षा में कलमिकिया के नागरिकों में है, वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेन गेट पे भी